हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सीएनसी लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सीएनसी के कुछ विभिन्न या मुख्य पार्ट्स के बारे में। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोगों को जो सीएनसी की एक्सिस होती हैं वो इस हैंड की तरह वर्क करती हैं। ठीक है, ये जो चित्र में हैंड दिखाई दे रहा है ना, इसकी तरह ही वर्क करती हैं। जो अंगूठा होता है वो हमें प्रदर्शित करता है एक्स एक्सिस। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरी वाली उंगली होती है, अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है वो वाई एक्सिस, और कौन सी वाई एक्सिस को प्रदर्शित करती है? प्लस वाई एक्सिस को। ठीक है, और जेड एक्सिस को, ये वाली बीच वाली उंगली जो होती है वो जेड वाली एक्सिस को प्रदर्शित करती है, जो कि प्लस जेड होती है। ठीक, इस तरीके से जो भी मशीन होती है, जैसे इसमें देखो, इस मशीन में ये जो वर्क पीस है, इसका जो बेड है, ठीक, बेड है वो हमारा प्लस एक्स से प्रदर्शित हो रहा है, और ये वाई डायरेक्शन है और जेड डायरेक्शन ऊपर की तरफ प्रदर्शित हो रहा है। अगर मैं इसमें माइनस एक्स खोजूं तो माइनस एक्स हमारी इधर पीछे की तरफ चली जाएगी। बस इसका जो तीर का जो साइन है वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा होगा, वेक्टर में अगर तीर का जो साइन होता है, जैसे ये ऊपर की तरफ है, अगर इस तीर के साइन को मैं नीचे की तरफ भेज दूं, है ना, तो ये एकदम अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है ये निगेटिव में चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारी लेथ मशीन होती है, लेथ मशीन किस तरीके से काम करती है। ठीक, तो लेथ मशीन में क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं ये आप लोग पढ़ ही चुके हो, और मैं इनको ऑलरेडी डिस्क्राइब भी कर चुका हूँ। ठीक, तो इसमें ये जो नीचे वाला भाग होता है इसे हम बेड बोलते हैं। ठीक है, ये टेलीस्टॉक होता है, ये हेड स्टॉक होता है, यहाँ पे हमारा चक लगा रहता है। ठीक, ये टूल पोस्ट सेंटर होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम टूल को सेट करते हैं, और ये जो वर्क पीस इसमें हेड जो होता है, जिसमें चक्र जहाँ पे लगा रहता है, चक के पास में यहाँ पे ही हमारा स्पिंडल भी लगा रहता है, स्पिंडल जो इस चक को रोटेट कराता है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वर्क पीस को होल्ड करते हैं। वर्क पीस को होल्ड करके हम यहाँ पे वर्क पीस पे जो भी ऑपरेशंस करने रहते हैं, चाहे वो फेसिंग हो, ठीक है, या कोई भी ऑपरेशन हो, वो हम यहाँ पे अलाउ करते हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करें कि व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ सीएनसी मशीन। ठीक, तो सीएनसी मशीन के जो प्रिंसिपल हैं वो क्या होंगे? क्योंकि जो सीएनसी मशीन हमारी होती है उसमें हम बीएलयू का भी यूज करते हैं। बीएलयू का मतलब है बेसिक लेंथ यूनिट। ठीक है, इसे बाइनरी डिजिट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, बाइनरी डिजिट के नाम से क्यों जाना जाता है बीएलयू को? क्योंकि हम इसमें जो भी इनपुट देते हैं मशीन को, है ना, जो भी इनपुट हम मशीन को देते हैं वो इस इनपुट को कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? बाइनरी भाषा में। बाइनरी भाषा का मतलब है वन या जीरो में। ठीक है, बाइनरी भाषा जो हमारी होती है वो क्या होती है? वन या जीरो में। ठीक, और ये जो वन या जीरो वाली भाषा है यही हमारे टूल को डायरेक्शन देती है कि उसको ऑपरेट करना है या नहीं ऑपरेट करना है। ठीक है, अब जैसे मैं इस पार्टिकुलर वन की बात करूं, ठीक, तो वन का मतलब है मशीन में कुछ इनपुट जा रहा है, कुछ सिग्नल जा रहा है। ठीक है, और अगर मैं शून्य की बात करूं तो कोई भी सिग्नल नहीं जा रहा है, सिग्नल हमारा शून्य है, मशीन कोई भी काम नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं तो मैं बीएलयू की बात कर रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो हमारी बीएलयू है, जो ये हमारी बीएलयू है, ठीक है, एक बीएलयू बराबर होता है 0.001, अर्थात मशीन टूल मोटर से प्राप्त सिग्नल। ठीक है, सिग्नल को हम पल्स भी बोलते हैं। 0.001 अपने अक्ष से घुमाता है, यानी कि पल्स इज इक्वल टू बीएलयू इज इक्वल टू बीआईटी। बीआईटी का मतलब बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, अब हम बात करें पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम की, तो बिंदु से बिंदु निकाय में क्या होता है? इस निकाय में मशीन टूल एक बिंदु से दूसरे बिंदु या कार्यखंड एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक घूमता है। ठीक, तथा आवश्यक प्रक्रम संपन्न करता है। प्रक्रम पूर्ण होते ही मशीन टूल या कार्यखंड दूसरे प्रक्रम के लिए तैयार हो जाता है।
अब जैसे मान लो ये जो हमारा फिगर बनाया गया है, ठीक है, ये एक्स और वाई एक्सिस पे, ठीक, जैसे मान लो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक, और ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्टली नेक्स्ट यहाँ पे जाएगा सीधा, ये नहीं कि ये यहाँ से यहाँ तक काटता हुआ जाए। यानी कि जो ये हमारा प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है, पॉइंट टू पॉइंट। जैसे इस पॉइंट पे इसने काटा है, उसके बाद इस पॉइंट पे काटेगा, उसके बाद इस पॉइंट पे काटेगा, उसके बाद इस पॉइंट पे काटेगा, ठीक। तो ये पॉइंट टू पॉइंट प्रक्रम भी हम इसे बोलते हैं। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, सतत पाथ निकाय। इस निकाय में टूल या कार्यखंड को सतत गति एवं पथ प्राप्त होता है, मतलब कि एक पथ मिलता है। जैसे मान लो कंटिन्यूस काटता चला जाए, ठीक है, कटर जो है उसको एक पथ मिल जाता है कि उसको इसी रास्ते पे काटना है सीधा, ठीक है। जिसे यह कोणीय सतह दो विमा वक्र या तीन विमा कंटूर बना सकते हैं, ठीक। इंग्लिश में अगर हम इसे बोलें तो इसे कंटिन्यूस पाथ सिस्टम भी कहते हैं, ठीक। कंटिन्यू जो यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू कटिंग करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कटर की रेडियस एक होती है, कटर रेडियस हम दे देंगे। जैसे मान लो ये कटर है, ठीक है, कटर रेडियस जो भी होगी तो वो अपने रेडियस के हिसाब से जितना भी हमें काटना होगा तो वो उतना काट देगा, उसे कंटूर बना देगा। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बता रहा था कि करेक्ट पाथ और ये इनकरेक्ट पाथ और एरर ये सब क्या है, ठीक है। जैसे ये पोजीशन एरर है, ठीक, पोजीशन एरर है या वेलोसिटी एरर जिसे हम बोलते हैं। जैसे कि मान लो अगर ये हमारा जो टूल आ रहा है, ठीक, टूल की अगर पोजीशन में कोई दिक्कत आ रही है, मान लो मैंने टूल जो सेट किया अगर उसकी पोजीशन थोड़ी भी इधर उधर हो जाएगी तो ये, या फिर मान लो इसकी वेलोसिटी में एरर आ जाए, ठीक। पोजीशन का मतलब है कि टूल अपना रास्ता भटक जाए, ठीक, इधर उधर चला जाए, सेट सही से ना हो। वेलोसिटी एरर का मतलब है जैसे जिस वेलोसिटी से टूल जा रहा है, जितना उसको चलना चाहिए, जैसे उसको मान लो चलना चाहिए 400 रिवोल्यूशन प्रति मिनट और वो चल रहा है 500 रिवोल्यूशन प्रति मिनट। तो इस दो तरीके की इसमें एरर आती हैं, ठीक है। एक तो आती है हमारी पोजीशन एरर या फिर वेलोसिटी एरर, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये देखो जो चित्र में सबसे ऊपर आप लोगों को दिखाया गया है ये हमारा पॉइंट टू पॉइंट कटिंग है, ड्रिलिंग, ठीक। ये ड्रिलिंग या बोरिंग ऑपरेशन के लिए है, ये मिलिंग ऑपरेशन के लिए पॉइंट टू पॉइंट है, ठीक है। और ये हमारा 2 एक्सिस कंटूरिंग विद द स्विचेबल प्लेन, ये 2 एक्सिस मिलिंग कंटूर मिलिंग है, ठीक है। और ये हमारा 3 एक्सिस के लिए है, ये तीनों एक्सिस पे काटेगा, ठीक। उसके बाद हम बात करें कि इंटरपोलेटर क्या होता है। इंटरपोलेटर तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कल वाले लेक्चर में भी बताया था, हालांकि ये पहला चैप्टर है तो पहले चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैं अगेन एंड अगेन इसको आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो इसमें देखिए जो सबसे पहला हमारा होता है वो रेखीय इंटरपोलेटर होता है। रेखीय मतलब जो रेखीय गति, लीनियर मोशन में चले, है ना, ठीक। उसके बाद दूसरा वाला हमारा होता है ये कंटिन्यूस मोशन, इसे हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस इंटरपोलेटर बोलते हैं, ठीक। और ये वाला जो हमारा जो सर्किल वाला रहेगा इसे हम बोलेंगे सर्कुलर इंटरपोलेशन, ठीक है। जो एकदम से गोल रहे, गोल मोशन करे, सर्कुलर मोशन करे, उसे हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर इंटरपोलेशन, ठीक। उसके बाद हम ये देखो वही चीज लिखा है, इंटरपोलेटर कितने प्रकार के होते हैं, एक रेखीय होता है, एक सतत इंटरपोलेटर होता है और एक हमारा होता है गोलीय इंटरपोलेटर, ठीक। सीएनसी के अनुप्रयोग, ठीक, इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं या फिर एप्लीकेशंस इसके क्या क्या हैं। इसका प्रयोग हवाई जहाज तथा उसके उपकरणों के उत्पादन में किया जाता है, ऑटोमोबाइल इंजन तथा उसके कल पुर्जों के उत्पादन में किया जाता है, जटिल संरचनाएं बनाने के काम में आती है, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है,
बैच प्रोडक्शन में प्रयोग किया जाता है। बैच प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जैसे मान लो अगर मोबाइल फोन्स बन रहे हैं, ठीक, तो अब कई सारे मोबाइल फोन एक ही बार में बनाना, उसे हम बैच प्रोडक्शन बोलते हैं। और अगर एक ही चीज अगर हमारी बन रही है तो उसे हम बैच प्रोडक्शन नहीं बोलेंगे। टूल भंडारण की समस्याओं को दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अधिक धातु निष्कासन, हाई मटेरियल रिमूवल को लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्कपीस से बहुत ज़्यादा मटेरियल हमें रिमूव करना है तो हम सीएनसी मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। जटिल प्रक्रम में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रक्रम मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा कठिन हो, हार्ड हो, ठीक, उसके लिए भी हम इसका प्रयोग कर। नेक्स्ट हम बात करें कि इसकी सीएनसी मशीन के लाभ एवं हानियां क्या क्या हैं, ठीक है। तो इसकी लाभ एवं हानियां के बारे में हम जानते हैं। पहला तो यह है कि ये प्रोग्राम करने में बड़ी आसानी होती है, ठीक है। इसे प्रोग्राम करना आसान होता है। उच्च पुनरावृत्ति में यथार्थता होती है, मतलब कि बार बार एक ही प्रोग्राम को हम रिवाइज करा सकते हैं मशीन में। उत्पादन दर इसकी उच्च होती है, ठीक है। जटिल संरचनाएं जैसे टरबाइन, गियर आदि का निर्माण आसानी से हो जाता है। उत्पादन लीड समय कम होता है, कम समय में ज्यादा उत्पादन मिलता है। जॉब एवं टूल परिवर्तन में नम्यता होती है, टूल आसानी से हम बदल सकते हैं, जॉब को भी आसानी से बदल सकते हैं। जैसे लेथ मशीन में क्या होता है, टूल चेंज करने में और उसके वर्क पीस को बदलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। उच्च गुणवत्ता प्राप्त होती है। स्क्रैप उत्पादन कम होता है। प्रोग्राम में परिवर्तन आसान हो जाता है, ठीक है। प्रोग्राम का स्टोरेज आसान हो जाता है। मानव त्रुटियां कम होती हैं। और उसके बाद हम हानियों की बात करूं तो प्रारंभिक लागत इसकी उच्च होती है। कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती है। अनुरक्षण महंगा एवं कठिन होता है। सीएनसी की स्थापना वातानुकूलित स्थान पर होनी चाहिए, मतलब जहाँ एसी लगा रहे, है ना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डीएनसी मशीन की, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। उत्पादन की ऐसी प्रणाली जिसमें बहुत सी न्यूमेरिकल मशीन कंट्रोल को एक साथ कंट्रोल किया जाए, मतलब इसमें दो या दो से अधिक मशीनों को एक साथ कंट्रोल किया जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल कंट्रोल बोलेंगे। जिससे हम सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। वहां से हम एक साथ ही सभी मशीन को कनेक्ट रखते हैं। जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा मशीन नंबर फर्स्ट, मशीन नंबर सेकंड और मशीन नंबर थर्ड, ठीक है। ये जो तीनों मशीन्स हैं, ये तीनों मशीन्स हमारी केवल एक ही कंप्यूटर से कनेक्ट हैं, ठीक। और इनमें एक ही प्रोग्राम दिया गया है। ऐसा नहीं कि सब में अलग अलग प्रोग्राम दिया गया हो, सब में सेम प्रोग्राम दिया गया है, ठीक है। और सेम कनेक्टेड है, सेम प्रोग्राम से कनेक्टेड है। उसके बाद अगर हम बात करें डीएनसी के अवयव क्या होते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल के अवयव। इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क का मतलब कि इंटरनेट का भी प्रयोग किया जाता है, सीएनसी या सीएनसी मशीन टूल्स का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की डीएनसी मशीन क्या होती हैं, तो एक तो हमारी बीटीआर सिस्टम होता है, बिहाइंड द टेप रीडर, ठीक। एक हमारा होता है स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट, एसएमसीयू भी इसे हम बोलते हैं, ठीक। तो बीटीआर सिस्टम क्या होता है, इस निकाय में सेंट्रल कंप्यूटर से सीधे न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन कंट्रोल यूनिट से जोड़ दिया जाता है। इस निकाय में कंप्यूटर का कनेक्शन टैप रीडर के पीछे किया जाता है, इसलिए इसे बीटीआर सिस्टम कहते हैं, ठीक। स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट सिस्टम, इस निकाय में न्यूमेरिकल कंट्रोलर की जगह विशेष मशीन कंट्रोलर यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब बस इसमें न्यूमेरिकल कंट्रोल की जगह दूसरा कंट्रोल यूज किया जाता है, ठीक। इसमें स्पेशल एमसीयू का प्रयोग किया जा रहा है और इसमें न्यूमेरिकल कंट्रोल का प्रयोग किया जा रहा है, यही दोनों में अंतर है, ठीक है। ये बीटीआर में और इसमें या फिर इसे बोल सकते हैं एसएमसीयू में, ठीक। इन दोनों में बस इसी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम सीएनसी मशीन तथा डीएनसी मशीन में क्या बेसिक डिफरेंस होता है उसके बारे में अगर हम रिवाइज करें, ठीक है, तो दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है मैं ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। जो सीएनसी मशीन होती है उसे हम कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल बोलते हैं, डीएनसी मशीन होती है उसे हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल बोलते हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सीएनसी मशीन में कंप्यूटर मशीन सीधे रूप से जुड़ा होता है, डीएनसी में कंप्यूटर मशीन से दूर होता है तथा टेली कम्युनिकेशन लाइन में द्वारा जुड़ा होता है, ठीक। टेली कम्युनिकेशन लाइन मतलब कि लाइन वायर के द्वारा कनेक्टेड होती हैं। सीएनसी मशीन नम्य होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, और डीएनसी मशीन फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं। सीएनसी मशीन का मतलब है इससे कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है,
लेकिन जो डीएनसी मशीन होती है, इससे अगर एक ऑब्जेक्ट की अगर एक बार प्रोग्राम दे दिया तो उसको हम नहीं बना सकते हैं, दूसरा जल्दी नहीं बना जा सकते हैं। सीएनसी में प्रोग्रामिंग कम कुशल ऑपरेटरों द्वारा की जाती है, जबकि डीएनसी के लिए अधिक कुशल ऑपरेटरों का जरूरी होना होता है। सीएनसी एक समय में एक मशीन कंट्रोल कर सकता है, डीएनसी कई मशीनों को कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद बेसिक कंपोनेंट ऑफ सीएनसी मशीन, इनपुट डिवाइसेस, मशीन कंट्रोल यूनिट, मशीन टूल, ड्राइविंग सिस्टम, फीडबैक डिवाइस, डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, ये तो सब लोगों को पता ही है। इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या होते हैं? फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी, सीरीज कम्युनिकेशन, डीवीडी। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? ये एक सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, या फिर स्टोरेज डिवाइस भी हम इसे बोल सकते हैं। उसके बाद हम यूएसबी की बात करें तो ये भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, इसके अंदर भी हम डेटा को स्टोर करते हैं। लेकिन ये हमारा रिमूवेबल होता है और रीराइटेबल होता है। जैसे मान लो इसमें जो प्रोग्राम है, रीराइटेबल का मतलब है उसे हम डिलीट कर सकते हैं, डिलीट करने के बाद पुनः हम डाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करें सीरीज कम्युनिकेशन की, तो सीरीज कम्युनिकेशन क्या होता है? सीएनसी में डेटा को स्थानांतरण करने के लिए हम सीरीज कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है, हमारा जो कम्युनिकेशन है इसका मतलब ही है कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना। बात समझ में आई कि नहीं आई? सीरीज कम्युनिकेशन कहलाता है। सीडी या डीवीडी, सीडी या डीवीडी क्या होता है? सीडी या डीवीडी में मतलब कि जो केवल स्पेस का अंतर होता है, जो सीडी होती है वो हमारी 700 MB की होती है और जो डीवीडी होती है वो करीबन 2 या 4 GB तक की होती है। ठीक, कॉम्पैक्ट डिस्क। और डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। उसके बाद हम बात करें, ये देखो वही स्पेस के बारे में यहाँ पे बता रहा है किसकी कितनी स्पीड होती है। ठीक, तो ये तो था तुम लोगों का आज का लेक्चर, और फिलहाल मुझे लग रहा है आज का लेक्चर फिनिश हो गया है। तो अब ये लेक्चर आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि कल मैंने जो इस लेक्चर में आप लोगों को बताया था तो शायद उसमें मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी। तो आप लोग कोशिश करें और इसको अच्छे से पढ़ें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच।